चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, परिणय विवाह। ठीक है, परिणय विवाह की मान्यता दिया गया था जिसे कहते हैं पंचतीनय। क्या कहते हैं? पंचतीनय। क्या कहेंगे? करे परिणय विवाह की मान्यता दिया गया जिसे कहते हैं क्या? पंचतीनय। और एक पक्षीय परिणय को कहते हैं यह कैकिन्नकय। क्या कहेंगे? यह कैकिन्नकय। एक पक्षीय परिणय को क्या कहते हैं? अनुचित परिणय को यह पेरुंदिनय। क्या कहते हैं? पेरुंदिनय। ठीक है, यह अनुचित परिणय को क्या कहेंगे? पेरुंदिनय। नहीं मिल रहा है? हाँ तो ठीक तो है उसके बाद वही होगा। ठीक है, क्या चीज? मोती खोजने की प्रमुख पत्तनम कोरकई निम्न समाज वर्ग की महिलाओं के, ये सब हुआ था नहीं ना? सारा आ जाएगा। ठीक है, सारा आ जाएगा, बस खाली आप लोग साथ में बोलिए। ठीक है, सारा हो जाएगा। चलिए बताएंगे, परिणय विवाह की मान्यता दिया गया जिसे कहते हैं क्या? पंचतीनय। क्या कहेंगे? पंचतीनय। एक पक्षीय परिणय को यह कैकिन्नकय। क्या कहेंगे? एक पक्षीय परिणय को कैकिन्नकय। नेक्स्ट है अनुचित परिणय को पेरुंदिनय। अनुचित परिणय को, अनुचित परिणय को, अनुचित परिणय को संगम काल के मुख्य यह खाद्यान्न जो था वह चावल। क्या था? संगम काल के मुख्य खाद्यान्न, संगम काल के मुख्य खाद्यान्न और दूध में चावल मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। संगम साहित्य में नर्तक, नर्तकियां, गायक के दल जो है यह झूम झूम कर यह लोगों का क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। इसे कहा जाता था पानर या विडेलियर। क्या कहते हैं? यह पानर या विडेलियर। पानर या संगम साहित्य में नर्तक, नर्तकियों व गायकों के दल यह झूम झूम कर यह लोगों को मनोरंजन क्या करते हैं? क्या कहते हैं? यह पानर या विडेलियर। पानर या तमिल साहित्य में किस कवित्रियों की जो है चर्चा है? मचलियर तथा ओवैयर। मचलियर तथा, मचलियर तथा ओवैयर, मचलियर तथा। नेक्स्ट चलते हैं, तमिल साहित्य में किस कवित्रियों की चर्चा है? मचलियर तथा ओवैयर। मचलियर तथा। नेक्स्ट है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल की स्त्रियां भी सुशिक्षित थी। स्त्रियां भी सुशिक्षित थी। संगम काल के लोग यह किसको शुभ पक्षी मानते थे? कौवे को। किसको? संगम काल के लोग जो है किस पक्षी को शुभ मानते थे? अतिथि के आगमन की सूचना देता था कौवा। अभी भी जो है गांव सब में जब कोई आने वाला रहता है ना, जब कौवा बोलता है घर पे, कहता है कि कुछ लगता है कि आने वाला है क्या। नेक्स्ट चलते हैं, अतिथि के आगमन की सूचना देता है यह कौवे को। किसको? नेक्स्ट चेक रहा है, इसी कारण नगर के यह मध्य चलने वाले जहाजों के साथ जो यानी सागर में जो जहाज चलता था यह जहाजों के साथ यह कौवे के साथ लेता था। किसको? कौवे को। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे कि नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। कौन? कौवा। नाविकों को सही दिशा का बोध कराता था। नेक्स्ट है, संगम काल में समाधि के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहते हैं? यह वीरगल या वीरप्रस्तर। वीरगल या प्रायः यह वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को कहते थे बेल्लार। क्या कहते हैं? संगम काल में किसानों को, संगम काल में किसानों को और किसानों के प्रमुख को वेलीर। किसानों के प्रमुख को, चले एक बार रिपीट बताएंगे, परिणय विवाह की मान्यता दिया गया जिसे कहते हैं क्या? पंचतीनय। क्या कहते हैं? एक पक्षीय परिणय को कहते हैं किल्लकन्नकय। क्या कहेंगे? नेक्स्ट है, अनुचित परिणय को पेरुंदिनय। अनुचित परिणय को, अनुचित परिणय को, अनुचित परिणय को, अनुचित परिणय को संगम काल में मुख्य खाद्यान्न जो था वह चावल। क्या था? और चावल में दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। संगम साहित्य में नर्तक, नर्तकियों व गायकों के दल यह झूम झूम कर यह क्या करते थे? लोगों का मनोरंजन क्या करते थे? और इसे कहते थे क्या? पानर या विडेलियर। पानर और विडेलियर। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य में किस कवित्रियों की चर्चा है? मचलियर तथा ओवैयर।
मच्छलियर तथा संगम काल के लोग यह किसको शुभ पक्षी मानते थे? कौवे को। किसको? अतिथि के आगमन की सूचना कौन? कौवा। अतिथि के आगमन की सूचना नाविकों को सही दिशा का बोध कराते थे कौन? कौवा। नेक्स्ट है संगम काल में समाधियों के यह स्थान पर पत्थर गाड़ने की भी प्रथा था, जिसको कहते थे वीरगल या फिर प्रस्तर। वीरगल या संगम काल में किसानों को बेल्लार, किसानों को, और किसानों के प्रमुख को वेलीर। नेक्स्ट चलते हैं, समाज के निम्न वर्ग की महिला ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, और इसका पता चलता है संगम साहित्य से। संगम कि समाज के जो है निम्न वर्ग की महिला ही यह मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, यह किससे पता चलता है? संगम साहित्य से। संगम। और खेत में काम करने वाली महिला को कहते थे कड़ेसीवर। क्या कहते हैं? खेत में काम करने वाली महिलाओं को कड़ेसीवर। खेत में काम करने वाली महिलाओं को। और संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य जो कारण था यह सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित। संगम काल में चोलों की समृद्धि का जो मुख्य कारण था वह क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित। मोती खोजने का प्रमुख पत्तन जो था वह कोरकई। कौन सा? मोती खोजने का प्रमुख पत्तन बंदरगाह जो था वह कोरकई। कौन सा? कोरकई। और पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह था वह कौन? कोरकई। पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह। और चेर राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह जो है यह बंदर। कौन सा? यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह बंदर। चोल का प्रमुख बंदरगाह था अरिकमेडु। कौन सा? चोल का प्रमुख बंदरगाह। चोल का प्रमुख बंदरगाह। और किस बंदरगाह से रोम के जो है साथ व्यापार होता था? अरिकमेडु। अरिकमेडु। और अरिकमेडु की खुदाई से पता चलता है रोमन बस्ती का। रोमन, जिसका खुदाई हुआ था 1945 में। कब हुआ था? और मनकों की कारखाना मिला है कहां से? अरिकमेडु से। मनकों की कारखाना अरिकमेडु। मनकों की कारखाना किसमें? अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। पेरीप्लस। किसमें? करेक्ट। किसमें जो है अरिकमेडु को, ठीक है, किसमें? अरिकमेडु को यह पेडोक कहा गया, यह पेरीप्लस में। किसमें? जिस काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी, यह संगम काल में। किस काल में? कि किस काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने जो है मानसूनी हवा के सहारे या जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजा, यह संगम काल में। किस काल में? और तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मरुगन। कौन था? तमिल, यह देश का प्राचीन देवता मरुगन। तमिल देश का प्राचीन देवता। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम रखा गया। क्या हो गया? और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को किसका पुत्र माना जाता है? शिव पार्वती का। शिव। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को किसका पुत्र माना जाता है? और स्कंद का अन्य नाम है कुमार। क्या नाम है? स्कंद का अन्य नाम। नेक्स्ट है मरुगन का यह प्रतीक था मुर्गा। क्या था? मरुगन का प्रतीक। चले एक बार रिपीट बताएंगे। समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती था, और यह किससे पता चलता है? संगम साहित्य। संगम। खेतों में काम करने वाले महिला को कहते हैं कड़ेसीवर। क्या कहते हैं? कड़ेसीवर। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित। नेक्स्ट है मोती खोजने का जो प्रमुख पत्तन था कोरकई। कौन सा? मोती खोजने का प्रमुख पत्तन कौन सा? कोरकई। कौन सा? और यह चेर के पांड्य राजा का जो प्रमुख बंदरगाह था कोरकई और सलीलूर। कोरकई और नेक्स्ट है चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह बंदर। कौन सा? नेक्स्ट है कि चोल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? अरिकमेडु। चोल का प्रमुख बंदरगाह। और किस यह बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था? यह अरिकमेडु। नेक्स्ट है अरिकमेडु की खुदाई से पता चलता है रोमन बस्ती का। रोमन। और मनके की कारखाना मिला है कहां से? अरिकमेडु।
किसमें अरिकमेडु को पेडोक कहा गया? पेरिप्लस। किसमें? करे कि किस काल से पता चलता है कि एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवा के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी? यह संगम काल। संगम। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन? मरुगन। तमिल देश का यह प्राचीन देवता, और कालांतर में उसका नाम क्या हुआ? सुब्रमण्यम। क्या हुआ? और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को किसका पुत्र माना जाता है? शिव पार्वती का। शिव। स्कंद का अन्य नाम है कुमार। स्कंद का अन्य नाम मरुगन का प्रतीक माना जाता है मुर्गा। किसको? नेक्स्ट है, किस चेर शासक ने यह अधिराज की उपाधि धारण किया? सेनगुट्टबन ने। किसने? करे कि किस चेर शासक ने अधिराज की उपाधि धारण किया? सेनगुट्टबन। किसका? सेनगुट्टबन का। नेक्स्ट है, पत्नी यह नामक जो है धार्मिक संप्रदाय समाज में प्रतिष्ठित, यह किसके लिए किसने किया? यह सेनगुट्टबन। किसने? करे कि पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किसने किया? सेनगुट्टबन। संगम युग का तीसरा राज्य जो था वह पांड्य। कौन सा? संगम युग का तीसरा राज्य जो कावेरी नदी के दक्षिण में, कावेरी नदी के, और राजधानी था मदुरा। राजधानी। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली था वह नेंडुजेलियन। कौन था? पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेंडुजेलियन। नेंडो। और संगम युग में मंत्रियों को कहा जाता था अमायचान या अमायचार। अमायचान या अमायचार। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहते थे? अमायचान या अमायचार। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे कहते थे नालवय। क्या कहते थे? राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहते हैं? नालवय। राजा के साथ न्याय का कार्य कौन करता था? नालवय। राजा के साथ न्याय का कार्य नालवय। राजा के साथ न्याय का कार्य। और राजा के न्यायालय को यह कहा जाता था मनरम। क्या कहते हैं? राजा के न्यायालय को कहते हैं। और चोरी तथा व्यभिचारी के लिए सजा क्या था? मृत्युदंड। चोरी तथा यह व्यभिचारी के लिए सजा क्या था? मृत्युदंड। और झूठी गवाही देने पर जीभ काट लिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट लिया जाता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। भूमि कर यह नगद तथा अनाज दोनों। और भूमि कर जो था उस समय उपज का 1/6 उपज का। और सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूला जाता था किससे? व्यापारियों से। सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूला जाता था। सेना होती थी चतुरंगिनी। सेना होती थी चतुरंगिनी। अश्व, रथ, गज तथा पैदल सिपाही इसमें सम्मिलित था। ठीक है? अश्व, रथ, गज और पैदल सैनिक जो इसमें शामिल था। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे, किस चेर शासक ने यह अधिराज्य की उपाधि धारण किया? सेनगुट्टबन। किसने? पत्नी नामक यह धार्मिक संप्रदाय समाज में प्रतिष्ठित किसने किया? सेनगुट्टबन ने। किसने किया? संगम युग का जो है तीसरा राज्य कौन सा? पांड्य। यह जो किस नदी के किनारे? यह कावेरी के दक्षिण में, कावेरी के, और राजधानी था मदुरा। राजधानी। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन? नेंडुजेलियन। नेंडो। और संगम युग में मंत्रियों को क्या कहते हैं? अमायचान या अमायचान। नेक्स्ट, राजधानी में एक सभा होता था जिसको क्या कहते थे? और राजा के साथ न्याय का कार्य कौन करता था? नालवय। राजा के न्याय को कहा जाता था क्या? मनरम। क्या कहते हैं? चोरी तथा व्यभिचारी के लिए सजा क्या था? मृत्यु दंड। और झूठी गवाही देने के लिए। नेक्स्ट है, भूमि कर यह नकद और अनाज के रूप में भी लिया जाता था। और भूमि कर कितना था? 1/6। 1/, सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूला जाता था किससे? व्यापारियों से। किससे? और करे की सेना होती थी चतुरंगिनी, यानी अश्व, रथ, गज और पैदल। नेक्स्ट चलते हैं, करे की सैनिक को बुलाया जाता था नगारा एवं शंख बजाकर। नगारा एवं सैनिकों को बुलाया जाता था नगारा एवं शंख बजाकर। नगारा एवं करे के युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में यह प्रथा जो था, यह पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा। पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए
यह सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। सशस्त्र महिलाओं को करे कि राजा जो है अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में यह समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किसका? संगम काल में समय जानने के लिए। और तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में हुआ? संगम काल में। किस काल में? और ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में यह किसका स्थान था? बेल्लार का। किसका था? बेल्लार का मुख्य पेशा जो था वह कृषि। क्या था? बेल्लार का मुख्य यह पेशा क्या था? और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जो है क्या कहा जाता था? वेनिगर। क्या कहते हैं? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? संगम साहित्य यानी दास प्रथा का यह प्रमाण नहीं मिलता। संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण। नेक्स्ट है, संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। यह किस रचना से ज्ञात होता है? तोल्काप्पियम से। किससे? तोल्काप्पियम। हिंदू धर्मशास्त्रों में, ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह को 8 प्रकार का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार। किसमें? तोल्काप्पियम में। ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। मरुगन को कहां पर क्रीड़ा करना अत्यधिक पसंद था? यह पर्वतों पर। कहां पर? मरुगन को कहां पर क्रीड़ा करना अत्यधिक पसंद था? और मरुगन का अस्त्र जो था बर्छा। क्या था? मरुगन का अस्त्र क्या था? और कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन पत्नियों में से माना जाता है। मरुगन के पत्नियों में से माना जाता है। एक बार रिपीट बताएंगे। सैनिक को बुलाते थे नगारा एवं शंख बजाकर। नगारा एवं। युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में जो प्रथा था वह क्या चीज का? पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा। पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए यह सशस्त्र महिलाओं का यह तैनात करता था। तैनात। और संगम काल में यह समय जानने के लिए किसका प्रयोग करते थे? जल घड़ी का। किसका? नेक्स्ट है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में हुआ? संगम काल में। संगम। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में यह किसका स्थान था? यह ब्राह्मण के बाद जो स्थान जो था समाज में बेल्लार का। किसका? बेल्लार का। किसका था? और बेल्लार का मुख्य पेशा जो था वह क्या था? कृषि। किसका था? और यह करे कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को कहता है क्या? यह वेनिगर। क्या कहते हैं? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? वेनिगर। क्या कहेंगे? और संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। संगम साहित्य में यह दास प्रथा का प्रमाण। और संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। यह किस रचना से पता चलता है? यह तोल्काप्पियम। तोल्का। और हिंदू धर्मशास्त्रों में यह वर्णित विवाह के 8 प्रकार का भी उल्लेख किसमें? यह तोल्काप्पियम। मरुगन को कहां का पर क्रीड़ा करना पसंद था? यह पर्वतों पर। कहां पर? मरुगन का अस्त्र था। मरुगन का अस्त्र। मरुगन का अस्त्र। अगला चैप्टर है आपका गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त। देखिए ये चैप्टर सबसे टफ था, समझे, क्योंकि इसमें नाम थोड़ा सा अजीब अजीब आता है संगम में, समझ रहे ना। उसके बाद अब फिर अच्छा लगेगा पढ़ने में। एक चैप्टर बोरिंग था लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। क्या याद हुआ ना? कुछ तो जरूर याद हुआ होगा। अब देखिए जो पहली बार लुसेंट देखिए रहे होंगे उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, समझ रहे ना। हाँ चल नेक्स्ट चलते हैं। करे कि गुप्त साम्राज्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य पेज नंबर 16 का देखिएगा, 21वां नंबर टॉपिक है ये गुप्त साम्राज्य। ठीक है, चलिए गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ यह कौशाम्बी में। कहां पर? गुप्त साम्राज्य का उदय कहां पर? यह 3री शताब्दी के अंत में। कब? 3री शताब्दी के। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक। और श्रीगुप्त को आदि राज कहा गया किसमें? प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में यह श्रीगुप्त को क्या कहा गया?
अधिराज, क्या कहा गया? घटोत्कच का यह 280 से 319, 280 से, और करे कि श्री गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। कौन हुआ? घटोत्कच। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो कि 319 बीस से 334, 319 बीस से, करे कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। करे कि गुप्त वंश का प्रथम यह महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है गद्दी पर बैठा था 320 में, गद्दी पर, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो है शादी जो हुआ था यह किससे? कुमार देवी से। किससे? जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज की उपाधि। और शक गुप्त संवत की शुरुआत यह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त। और नेक्स्ट चलते हैं समुद्रगुप्त, करे समुद्रगुप्त, यह चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी बना। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? और समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा 335 ईस्वी में। कब बैठा? यह समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी, 300। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन यह B.A. स्मिथ ने, किसने कहा था? B.A. स्मिथ। नेक्स्ट है अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण किया था। कौन? समुद्रगुप्त, अश्वमेघ कर्ता की उपाधि। और विक्रमंक की उपाधि भी धारण किया किसने? नेक्स्ट है परम भागवत की भी उपाधि किसने? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय यह कहाँ हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय। और गुप्त वंश का संस्थापक किसको? और श्री गुप्त को अधिराज कहा किसमें? प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में, प्रभावती गुप्ता के यह ताम्रपत्र अभिलेख। घटोत्कच यह श्री गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी बना। कौन? घटोत्कच, घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त। और गद्दी पर यह कब बैठा था? 320, 300। और चंद्रगुप्त प्रथम का शादी जो हुआ था यह कुमार देवी से। कैसे हुआ था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और गुप्त संवत की शुरुआत यह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठता है? 300। और भारत का यह नेपोलियन कहा जाता है किसको? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.A. स्मिथ, B.A. अश्वमेघ कर्ता की उपाधि कौन? अश्वमेघ कर्ता की उपाधि, विक्रमंक की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि। कविराज किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को, कविराज। और समुद्रगुप्त जो है किसका उपासक था? यह विष्णु का। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? यह विष्णु का। किसका? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का अनुमान यह कैसे लगाया जाता है? क्योंकि यह उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र दिखाया गया। यह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र दिखाया गया। इसी से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था, संगीत। समुद्रगुप्त वह दरबारी कवि कौन था जो इलाहाबाद यह प्रशस्ति लेख की रचना किया? हरिसेन। कौन था? समुद्रगुप्त का वह दरबारी कौन था जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया? यह हरिसेन। कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यह समुद्रगुप्त। कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। करे किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी वर्णित है? यह एरन अभिलेख में। किसमें? करे कि किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी वर्णित है? एरन अभिलेख। एरन श्रीलंका के राजा मेघवर्मन यह किससे गया में जो है बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा था? यह समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के मुद्राएं मिली। कितना? नेक्स्ट है करे कि गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, यह धनुर्धर, व्याघ्र और परशु, और यह वीणा सारण, वीणा
चलिए एक बार रिपीट बताएंगे, कविराज किसको कहते थे? कविराज, कविराज समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। किसका था? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण किसे? सिक्कों पर बिना वादन करते हुए चित्र दिखाया गया। समुद्रगुप्त वह दरबारी कवि कौन था जो इलाहाबाद, क्वेश्चन को जब पूरा करेंगे ना तब बोलेगा जोर से हरिसेन। क्या? नेक्स्ट है परम भागवत, आधे क्वेश्चन बोलते हैं हरिसेन। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन? यह समुद्रगुप्त। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी वर्णित था? एरन अभिलेख। एरन श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किससे गया में जो है यह बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा था? यह समुद्रगुप्त से। किसे? उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, और यह इसको कहते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो कार्यकाल 380 से 412, 380 से 400। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है 380 में। कब बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। फाहियान भारत आया था किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत आया था किसके काल में? और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के, यह सिक्के जो है चलाए? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह जो है चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था साहब। क्या था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। यह किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नव विद्वान की एक मंडली को कहते थे नवरत्न। क्या कहते थे? चंद्रगुप्त यह द्वितीय के दरबार में नव विद्वान की एक मंडली को क्या कहते थे? चंद्रगुप्त का यह संधि विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन। कौन था? करेक्ट कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन। कौन था? करेक्ट। किसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया? यह वीरसेन ने। किसने? वीरसेन। करेक्ट। किसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया? यह वीरसेन। किसने? करेक्ट। व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं कवि कौन था? वीरसेन। कौन था? करेक्ट। किस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा गया? सांची के अभिलेख में, देवराज एवं प्रबरसेन के अभिलेख में। सांची के अभिलेख में, देवराज एवं प्रबरसेन के अभिलेख में। एक बार रिपीट बताएंगे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन? चंद्रगुप्त। गद्दी पर कब बैठा? 380 ईसा पूर्व किसवी? ईसवी। नेक्स्ट है फाहियान भारत आया था किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह किसके विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाया? यह शकों के विजय के उपलक्ष्य में। समुद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? साब। कौन था? साब। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी यह विद्या का प्रमुख केंद्र यह किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न को एक मंडली को क्या कहते थे? नवरत्न। क्या कहते हैं? और चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन। कौन था? किसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया? यह वीरसेन ने। किसने? कि व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित जो यह कवि कौन था? यह वीरसेन। कौन था? किस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को यह देवगुप्त कहा गया? सांची के अभिलेख में, यह देवराज एवं प्रबरसेन के अभिलेख में। देवराज एवं प्रबरसेन के। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन। करेक्ट कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। किसका? और किस अभिलेख के जो अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना था? उदयगिरी अभिलेख के अनुसार। उदयगिरी अभिलेख के राजधानी इसका पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी उज्जैन। दूसरा राजधानी। उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त
कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो रहा 415 से लेकर के 454-55 400। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कौन? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। और इसी को कहते हैं गोविंद गुप्त भी। क्या कहेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त। व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि धारण किया था किसने? यह कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। और यह महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। अजित महेंद्र की उपाधि भी धारण किया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि किसने? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। और किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया? तुमुन अभिलेख में। किसमें? करे किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया? यह तुमुन अभिलेख। किसमें? कुमार यह गुप्त प्रथम को के जो है शासन का वर्णन जो है यह प्राप्त होता है यह किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। किससे? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन। नेक्स्ट है शक विजय के उपरांत यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था किसका? यह विक्रमादित्य का, विक्रमा। और किस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य यह संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना था? यह उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी। और इसका राजधानी पाटलिपुत्र था और दूसरा राजधानी उज्जैन, दूसरा राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? यह कुमारगुप्त प्रथम अथवा गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त प्रथम एवं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यह कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। और व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि किसने? नेक्स्ट है महेंद्र यह द्वितीय की उपाधि किसने? अजित महेंद्र की उपाधि? अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि? किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन जो है सूर्य कहा गया? यह तुमुन अभिलेख, तुमुन। कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन जो प्राप्त होता है वह किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख, मंदसौर, मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? यह स्कंदगुप्त। कौन बना? स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था यह स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का यह गवर्नर किसको नियुक्त किया? पर्णदत्त को। किसको? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको नियुक्त किया? नेक्स्ट है हुन का आक्रमण शुरू किया था। हुनों का आक्रमण जो शुरू हुआ था किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त के। और अंतिम गुप्त शासक हुआ विष्णुगुप्त। कौन हुआ? यह अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? अंतिम गुप्त शासक, अंतिम गुप्त शासक यह विष्णुगुप्त। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य का यह सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो है यह देश है। क्या है? गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई। और देश के शासक को कहा जाता था गोपना। क्या कहते हैं? देश के शासक को, देश के शासक को। और गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई था भुक्ति। क्या था? और भुक्ति का शासक कहलाता था क्या? उपरिक्त। भुक्ति का शासक, भुक्ति का शासक। और भुक्ति के नीचे प्रशासन की इकाई जो था विषय। क्या था? भुक्ति के नीचे प्रशासन की इकाई। और विषय के प्रमुख होता था विषयपति। विषय के प्रमुख कह कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को, पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होता था उसको क्या कहते थे? यह चाट और भाट, चाट और, चाट और भाट। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कहलाता था दंडपाशी। क्या कहलाता है? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। और ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा? ग्राम सभा, ग्राम सभा। कह रहा है कि ग्राम का प्रशासन जो है यह किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा, ग्राम। और ग्राम सभा का मुखिया कहलाता था ग्रामिक, ग्राम सभा मुखिया। और अन्य सदस्य को कहते थे महत्तर, अन्य सदस्य को। चलिए बताएंगे गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या है? देश। क्या है? और देश के शासक को क्या कहते हैं? गोपना। क्या कहते हैं? और गुप्त साम्राज्य के दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या है? भुक्ति। क्या है? और भुक्ति का शासक क्या कहलाते हैं? भुक्ति के शासक।
और भुक्ति के नीचे प्रशासनिक इकाई को विषय के प्रमुख को विषय पति। पुलिस के जो साधारण पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होता है उसको क्या चाट एवं भाट। और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशी क्या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता है। और ग्राम प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है ग्राम सभा का मुखिया कहलाता है। अन्य सदस्य नेक्स्ट चलते हैं ग्राम सभा के यह सबसे छोटी इकाई जो है यह क्या है पेट। और गुप्त काल के भूमि यह बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है किसमें यह दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में। कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में भू राजस्व का दर जो था वह उत्पादन का 1/4 से 1/6 1/4 से। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यह राज्य के लिए जो है आय का एक प्रमुख स्रोत। बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक कार्य करवाना। नेक्स्ट है जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी जो है यह माना जाता था क्या यह बलात् श्रम। यह जनता द्वारा यह दिया जाने वाला कर भी माना जाता था किसको। और कृषि करने योग्य भूमि को कहते हैं क्षेत्र। क्या कहेंगे कृषि करने योग्य भूमि को कृषि करने योग्य भूमि को। और वास करने योग्य भूमि को वास्तु वास करने योग्य भूमि को। पशुओं को चारा योग्य भूमि को पशुओं के चारा योग्य भूमि को। और ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता था सिल। क्या कहते हैं ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता है ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता है। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी अपराहत। जंगली भूमि को सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं रहट या घंटे यंत्र। रहट या श्रेणी के जो प्रधान को कहते थे क्या ज्येष्ठ। श्रेणी के प्रधान को। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। कौन सा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गुप्त राजाओं ने किसके द्वारा। गुप्त के स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में कहा गया क्या दिनार। क्या कहा गया। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य। चले एक बार रिपीट बताएंगे। ग्राम का सबसे जो है छोटी इकाई होता था क्या ग्राम का यह ग्राम सभा का सबसे छोटी इकाई क्या यह पेट क्या होता है। और गुप्त काल में यह भूमि बिक्री संबंधी जो है अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख किसमें मिलता है कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र यह ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है भू राजस्व का दर कितना था 1/4 से 1/4 से। और गुप्त काल में बलात् श्रम जो है राज्य का आय का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता था। और इसको जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था किसको बलात् श्रम को। कृषि करने योग्य भूमि को कहते हैं क्या क्षेत्र। क्या कहेंगे वास करने योग्य भूमि को पशुओं के चारा योग्य भूमि को। ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं था और ऐसा भूमि जो जंगली था सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे रहट या घंटे यंत्र। रहट या नेक्स्ट चलते हैं करें कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था यह उज्जैन। कौन सा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया यह गुप्त शासकों ने गुप्त राजाओं ने। नेक्स्ट है यह गुप्त के स्वर्ण मुद्रा को अभिलेख में कहा गया क्या दिनार। क्या कहा गया। और कायस्थों का सर्वप्रथम यह वर्णन किस स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ओसनम स्मृति। किस जाति के लोग विंध्य जंगल में अपने देवता को मनुष्य का मांस चराते थे सबर जाति। कौन सा करे किस जाति के लोग विंध्य जंगल में या अपने देवता को मनुष्य का मांस चराते थे यह सबर जाति सबर। नेक्स्ट है पहली बार यह सती होने का प्रमाण कब मिला 500 पहली बार सती होने का प्रमाण यह किस अभिलेख से भानुगुप्त के एरन अभिलेख। भानुगुप्त के भोजराज के मृत्यु के बाद उसके पत्नी सती हो गई उसके पत्नी। नेक्स्ट है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहते थे गणिका। क्या कहेंगे
गणिका, क्या कहेंगे? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका, क्या कहेंगे? और वृद्ध वेश्याओं को कहते हैं कुटनी, वृद्ध वेश्याओं को, वृद्ध वेश्याओं को। और गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। किसके? नेक्स्ट है गुप्तों का राज्य चिन्ह था गरुड़। गुप्तों का राज्य चिन्ह, गुप्तों का राज्य चिन्ह। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन था? यह देवघर का दशावतार मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर। अजंता में निर्मित कुल यह 29 गुफा में जो है यह वर्तमान अब जो है शेष कितना रह गया? 6। कितना? गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त कालीन है। गुफा संख्या 16 17, गुफा संख्या 16 17। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय। यह किस गुफा संख्या में? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या। और गुफा संख्या 17 में, यह 17 के चित्र को कहते हैं चित्रशाला, क्या कहेंगे? गुफा संख्या 17 के चित्र को। और गुफा संख्या 17 में यह बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं जो है महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत है। किसमें? यह गुफा संख्या 17, गुफा संख्या। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम जो है वर्णन मिलता है किसमें? ओशनम स्मृति। ओशनम। किस जाति के लोग विंध्य जंगल में अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चराते थे? पहली बार सती होने का प्रमाण कब मिला? 510। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख, भानुगुप्त के। नेक्स्ट है भोजराज, ठीक है। कह रहे कि यह भोजराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी क्या हो गई? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को, वृद्ध वेश्याओं को, वृद्ध वेश्याओं को गुप्त साम्राज्य यह किस धर्म का अनुयायी था? गुप्तों का राज्य चिन्ह था, गुप्तों का राज्य चिन्ह। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा? देवघर का दशावतार मंदिर, देवघर का। नेक्स्ट है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में अवशेष कितना है? यह 6। कितना? गुफा संख्या 16 और 17 किस काल से संबंधित? और करे कि यह चित्रशाला कहते हैं किस गुफा संख्या? गुफा संख्या 17। बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित गुफा कौन सा? नेक्स्ट है अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा, महायान। नेक्स्ट है गुप्त कालीन निर्मित एक अन्य गुफा, यह बाघ की गुफा, कौन सा? और बाघ की गुफा बनाए थे विंध्य पर्वत को काटकर, विंध्य पर्वत को। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र के लेखक। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है किसका? पंचतंत्र का। और इसमें 5 भागों में बांटा गया। मित्र भेद, मित्राव, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश या अपरिक्षाकारित्व। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ ये किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने? पहला। कह रहा कि पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन था जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? यह आर्यभट्ट। किसने? बृहद संहिता की रचना बरामिहिर। बृहद संहिता की रचना, बृहद संहिता की रचना, बृहद संहिता की रचना। पंच सिद्धांत यह बृहदारण्यक की रचना किसने? और लघु जातक की रचना, लघु जातक की रचना नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा जो है यह किसमें मिलता है? बृहद संहिता में। किसमें? बृहद संहिता, बृहद। और गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ कौन थे? यह ब्रह्मगुप्त। कौन थे? अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के किस शाखा संबंधित है? महायान शाखा। गुप्त कालीन निर्मित एक अन्य गुफा का नाम क्या है? यह बाघ के गुफा, बाघ के। और बाघ की गुफा बनाई गई विंध्य पर्वत को काटकर, विंध्य पर्वत को। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र के लेखक। और नेक्स्ट चलते हैं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? यह आर्यभट्ट ने। किसने? पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन था जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? यह आर्यभट्ट ने। किसने?
नेक्स्ट है बृहद संहिता की रचना और पंच सिद्धांत बरामीर ना, बरामीर कौन? पंच सिद्धांत या ब्रजाक की रचना किसने? और लघु जातक की रचना नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा यह किसमें मिलता है? बृहद संहिता। बृहद और गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन था? ब्रह्मगुप्त। कौन था? नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं यह पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी यह स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह न्यूटन से पहले बताया था किसने? यह ब्रह्मगुप्त ने। किसने? यह पृथ्वी में यह स्वभाव से ही क्या है? सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए से सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है। यह न्यूटन से पहले किसने बताया? यह ब्रह्मगुप्त। किसने? गुप्त काल में पशु चिकित्सा पर जो है हास्योर्वेद यह किसने लिखा? यह पलकानब ने। किसने? पलकानब ने। किसने? गुप्त काल में पशु चिकित्सा पर हास्योर्वेद किसने लिखा? किस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई? यह नवीनतकम में। किसमें? नेक्स्ट है, पुराणों की वर्तमान रचना किस काल में हुई? यह गुप्त काल में। किस काल में? और गुप्त राजा का शासकीय भाषा जो था संस्कृत। गुप्त राजा का शासकीय भाषा। और गुप्त काल में यह चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपया का। क्या कहते हैं? गुप्त काल में चांदी के सिक्के को, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को। और यज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियां का रचना किस काल में हुआ? यह गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियां का जो है रचना किस काल में? नेक्स्ट चलते हैं, मंदिर बनाने की कला का जन्म यह भी गुप्त काल में। किस काल में? मंदिर बनाने की कला का जन्म, मंदिर बनाने की कला जो है यह किस काल में? और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ किस किस काल में? गुप्त काल में। किस काल में? और किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले यह अधिक ग्राम जो है अनुदान दिया? यह गुप्त काल में। गुप्त शासकों ने। किसमें? करे कि लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए अस्मरणीय है गुप्त काल। क्या है? करे लौकिक साहित्य के सर्जना के लिए जो है स्मरणीय है। किसमें? निर्धन ब्राह्मण के साथ का जो है यह बेश्या का जो है प्रेम वर्णित है। मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनागारी, माटी की। और मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में हुआ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान। और दूसरा रचना है भगवद गीता। दूसरा कौन सा? भगवद गीता। दूसरा कौन सा? करे कि प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ वह कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। और दूसरा कौन सा? भगवत गीता। भगवत संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को या भारतीय इतिहास को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। गुप्त काल को ही कहते हैं भारतीय इतिहास का। नगरों का क्रमिक पतन यह गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता था। ठीक है, यह करे कि नगरों का क्रमिक पतन जो है यह गुप्त काल के क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता। और यह चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। एक बार इसको रिपीट करते हैं, बताएंगे प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है क्या? अपनी ओर से वस्तुओं को आकर्षित करना। यह न्यूटन से पहले किसने? ब्रह्मगुप्त। किसने? और गुप्त काल में पशु जो है चिकित्सा का हास्योर्वेद यह किसने लिखा? यह पलकानब ने। किसने? और किस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई? नवीनतकम। किसमें? पुराणों के वर्तमान रचना किस काल में हुई? और गुप्त राजा का शासकीय भाषा। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपये का। क्या कहेंगे? याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं जो है बृहस्पति स्मृति की जो है रचना किस काल में? नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का जन्म, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास। किस शासकों के, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? यह गुप्त वंश के शासकों ने। लौकिक साहित्य का सर्जना के लिए जो है स्मरणीय है क्या? गुप्त काल। और किसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है? यह मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गारी। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। कौन है?
प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम पहला है ना, वो अभिज्ञान शकुंतलम पहला है, दूसरा ना भागवत गीता है। पहला लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यह अभिज्ञान शकुंतलम ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण यह गुप्त को जो है भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, और नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की क्या है? प्रमुख विशेषता। विष्णु मंदिर, अब बॉक्स में देखिएगा है विष्णु मंदिर तिगबा, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, और शिव मंदिर भुमरा, शिव मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, यह नैना कुठार, नैना, और दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, और शिव मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यह भीतरगांव कानपुर, भीतरगांव। चलिए बताएंगे विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, और पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर। चलिए यहाँ तक आज हो गया, ये खत्म। कल से आपका चलेगा कौन सा? वाकाटक राजवंश, ठीक है, वाकाटक राजवंश। दो दिन इसमें और लगेगा, 2 दिन के बाद ये समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा। और आप लोग भी अगर पॉलिटी का टेस्ट देना चाहते हैं तो 7 बजे आइएगा, 7 बजे जबरदस्त क्वेश्चन सेट हुआ है, ठीक है, और टेस्ट दीजिए, ठीक है।